हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक है टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड। अब सर ये मिशन मोड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब बात करते हैं मिशन मोड की, इसका मीनिंग होता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं ना, उनके बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, कि क्या करना क्या चाहते हैं, प्रॉपर स्कोप होगा, प्रॉपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा इसका रिगार्डिंग पूरा टाइमलाइन बनेगी, कैसे उसको देखेंगे कितने महीने में क्या अचीव करना है, हर चीज का आउटकम कैसे मेजर होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ये आ जाती हैं मिशन मोड के अंदर। तो जो टूरिज्म है ना, वो मिशन मोड के अंदर जाने वाला है। तो देखो, जो करंट बजट था, इसके अंदर अलग अलग मेजर्स को अनाउंस किया गया कैसे हम टूरिज्म को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, टूरिज्म को और प्रमोट कर सकते हैं। बट ध्यान ये देना कि टूरिज्म सेक्टर के लिए ना बजट एलोकेशन के अंदर कोई भी इजाफा नहीं किया गया। ये 2400 करोड़ के ऊपर ही था और इतना ही रखा गया है। अब सर टूरिज्म सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ, बेसिकली 2020 से पहले का टाइम। तो होता क्या था, जो टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ पर नियरली 39 मिलियन जॉब्स ये सेक्टर के अंदर होती थी। बेसिकली देश की जो 8% एम्प्लॉयमेंट है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ऊपर से अगर आप देखो, बाहर से लोग आएंगे तो अपने साथ डॉलर्स वगैरह लेके आते थे, तो 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर हर साल इंडिया में आता था। पर कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद इस सेक्टर को बड़ा इंपैक्ट आया। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना, जब लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद भी इनफैक्ट ना कि थोड़ा सा डर रहता है कि यार कहीं कोविड-19 ना हो जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से टूरिज्म सेक्टर को इंपैक्ट है काफी मेजर रहा है। इस वजह से हमारी कोशिश है कि उसको थोड़ा और हम रिवाइव कर पाए। अब अगर आप नोटिस करोगे तो टोटल 50 नई डेस्टिनेशन को चूज किया गया है। एक चैलेंज के थ्रू बेसिकली इनको सिलेक्ट किया जाएगा और एक तरह से उनको डेवलप किया जाएगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं वहां पे। तो एक तरह से कंप्लीट उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे करी जाएगी। इसके साथ ही एक नई मोबाइल ऐप की बात करी गई है। ये क्या करेगा कि वहां की कनेक्टिविटी के लिए, टूरिस्ट फ्रेंडली चीजों करने के लिए एक तरह के प्रॉपर यहाँ पे गाइड होगा कि कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे आप वहां तक इजीली पहुंच सकते हो, कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव करी जा सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये अलग अलग मेजर्स हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा ना, आप जानते हो जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो, देश की सिक्योरिटी के लिए इनके ये इस तरह के बॉर्डर विलेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, प्रॉपर एमिनिटीज हो। टूरिस्ट लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जो चाइना एक तरह से एग्रेशन कर रहे हैं ना, उसको भी हम रोक सकते हैं विलेजेस को थोड़ा और प्रमोट करते हुए। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसी तरह से हम क्या सेटअप कर रहे हैं, यूनिटी मॉल्स। अब ये क्या है सर? देखो, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल्स होंगी, वहां पर हम यूनिटी मॉल को सेटअप करेंगे। एक तरह से क्या होगा, जो उस स्टेट के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, इन सभी चीजों का वहां पे प्रमोशन होगा, उनका सेल्स होगा। और ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के अंदर सिर्फ उसी स्टेट के प्रोडक्ट्स वहां पे सेल और प्रमोट होंगे, नहीं। इसके अलावा दूसरी स्टेट्स के भी प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल या परचेज, मतलब बेसिकली सेल या प्रमोट किया जा सकेगा। उसके लिए क्या है, यूनिटी मॉल्स। और आप खुद रियलाइज करो, देखो टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। आप नोटिस करो, एक पर्सन है मान लो पंजाब से, एक पर्सन है तमिलनाडु से। अगर ये पर्सन पंजाब का कभी तमिलनाडु घूमने ही नहीं जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि शायद ये कैसे इसके साथ रिलेट कर पाएगा? तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी है ना, वो टूरिज्म एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है उस कल्चरल डाइवर्सिटी के एक्सचेंज के लिए। लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी जो कंट्री की बात है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, तो इतनी ज्यादा जो रिलीजन डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, रीजन डाइवर्सिटी, तो वो एक चीज को प्रमोट करने के लिए। बाकी साथ ही साथ आप नोटिस करोगे, अलग अलग हमारी जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर कितनी अच्छी खासी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 49 है, वो ये बात करता है कि हमारे यहाँ पे कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए टूरिज्म का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसके अलावा एक चीज नोटिस करो, अगर मान लो किसी जगह पे ना ना आपने टूरिज्म को प्रमोट कर दिया, उसकी वजह से उस एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। सर कैसे? जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो एक एरिया था, यहाँ पर एक मंदिर बन गया। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, थोड़ी मंदिर के ऊपर लोग बताने लगे कि यार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, थोड़ा टूरिस्ट आएंगे वहां पे, लोग श्रद्धालु आएंगे वहां पे। तो आसपास के एरियाज में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ होटल्स, कुछ धर्मशाला, इस तरह की चीजें खुलने लग जाएंगी। वहां की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, वहां बस अड्डा बन जाएगा, रेलवे स्टेशन बन जाएगा। और बहुत बड़ी अगर एरिया बन जाता है तो वहां पर शायद एयरपोर्ट भी बन जाए। तो ओवरऑल एरिया की ना अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसलिए टूरिज्म को अगर आपने अच्छे से कर लिया ना यूज, तो डेफिनेटली उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, एक तरह का क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
अब देखो इस बजट के अंदर कुछ और डिमांड्स भी थी टूरिज्म इंडस्ट्री की जिनको मीट नहीं किया गया। वो क्या है? पहली चीज तो ये है कि देखो टूरिज्म को ना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं दिया गया। अब सर इसका मीन क्या होता है? देखो अगर मान लो कोई हमारी इंडस्ट्री है ना, उसको कहीं ना कहीं क्या करना होता है, कुछ चीजें बोरो करनी होती हैं, पैसा बोरो करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया हुआ है, तो इस इंडस्ट्री को क्या होगा, अगर उसको किसी से बोरो करना है ना, जैसे मान लो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर से कुछ पैसे बोरो करने हैं, तो बोरो काफी आसानी से हो सकते हैं, कम पर्टिकुलर रेट के ऊपर उसको लोन वगैरह मिल जाएगा। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर होने का, कि बेसिकली आपको लोन चाहिए ना, आपको क्रेडिट चाहिए, तो वो कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर मिल जाता है, लंबे टाइम के लिए आपको रेट मिल जाता है अगर उस इंडस्ट्री को हमने क्या दिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। तो हमने अभी तक टूरिज्म सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री की डिमांड थी, अभी तक हमने इसको मीट नहीं किया। उसके अलावा कुछ और डिमांड भी थी टूरिज्म इंडस्ट्री की, जैसे जीएसटी का रैशनलाइजेशन होना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के ऊपर जीएसटी ना लगना, टैक्स रिफंड ऑन शॉपिंग, इस तरह की चीजों की यहाँ पे बात करी गई थी जो कि अभी तक हमने नहीं मानी हुई। तो इस वजह से टूरिज्म का थोड़ा सा यहाँ पे अभी और काम डेफिनेटली हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एसजीपीसी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो एसजीपीसी ने अभी क्या किया है, 5 गाइड्स को अपॉइंट किया है। सर ये गाइड क्या करेंगे, एक तरह से टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेंगे कि जो गोल्डन टेम्पल आएंगे वहां पे अपनी जो श्रद्धा है, ठीक है, उसको जो रिस्पेक्ट है उसको पे करेंगे, ठीक है, या फिर उनको सिख कल्चर या सिख हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, तो डेफिनेटली उनको उनको ये जो गाइड्स होंगे उनको हेल्प करेंगे इस चीज के अंदर। तो थोड़ा ना हमारे लिए एसजीपीसी को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एसजीपीसी क्या है? एसजीपीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो गुरुद्वारास होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पर जो मेजर सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ये इनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इसके अलावा जो अमृतसर के अंदर दरबार साहिब है वो भी इनके द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 के अंदर। तो एक इनका प्रेसिडेंट चूज किया जाता है एसजीपीसी का। कैसे चूज किया जाता है? देखो होता क्या है ना, दरअसल में ये क्या है, एक तरह की सिक्स की मिनी पार्लियामेंट ही है, यहाँ पर साथ में आते हैं और इलेक्शन होता है, ठीक है। जो भी सिख संगत है, सिख संगत का मतलब सिख मेल और फीमेल वोटर जो कि 18 साल के ऊपर होते हैं, जो कि सिख गुरुद्वारा एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं एज अ वोटर, वो आपस में मिलकर वोट करते हैं, उस हिसाब से इन चीजों को हम इलेक्ट किया जाता है। तो काफी इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पे उसके प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। तो काम क्या हुआ, एक तरह से मैनेजमेंट करना इन गुरुद्वारा का। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरह से बात चली थी, वो बात क्या थी कि यार देखो एक पर्सन, क्या एक कैंडिडेट दो जगह से, मतलब दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही टाइम पे खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जब आप देखोगे ना 2014 के इलेक्शंस, अगर आपने याद होंगे आपको, तो जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो एक आई थिंक वाराणसी से खड़े हुए थे, और इसके साथ ही साथ गुजरात में आई थिंक वडोदरा से भी वो खड़े हुए थे, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ था, वो दोनों की दोनों सीट्स जीत गए थे। उन्होंने बाद में क्या चूज किया, उन्होंने बाद में वाराणसी सीट को चूज किया था, और वडोदरा से फिर वापस से इलेक्शन हुआ था, कोई और पर्सन उनकी जगह पे वहां पे कॉन्टेस्ट किया था। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, उन्होंने क्या किया था, एक ही टाइम के ऊपर उन्होंने क्या किया, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो पाए। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये अलाउ करता है कि एक कैंडिडेट, ठीक है, बेसिकली कोई भी इलेक्शन हो गया, जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट असेंबली, बाइनियल काउंसिल हो गया, बाई इलेक्शंस, वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी तक खड़ा रह सकता है। कहने का पॉइंट क्या है, वो चाहे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भरे, दैट इज ऑल्सो ओके, दो से भी हो सकता है, पर दो से ज्यादा नहीं अलाउड, अप टू 2 है ना, तो मैक्सिमम 2 लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। अब 1996 से पहले ये प्रोविजन नहीं थी। ये प्रोविजन कब इंट्रोड्यूस करी गई? 1996 के अंदर। उससे पहले कोई भी ऐसी लिमिट नहीं थी। एक कैंडिडेट अगर चाहे ना तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खड़ा हो सकता था, तो एक कोई यहाँ पर भी लिमिट नहीं होती थी। तो उसके बाद सेक्शन 70 ने क्या किया, एक तरह से बार किया, ताकि मतलब ना कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको, मतलब बेसिकली सेक्शन 70 बार करता है कि आप एक ही टाइम के ऊपर दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़नी पड़ेगी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है जब आप दोनों की दोनों सीट्स जीत जाते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए कि एक अगर मान लो कि दो एक से ज्यादा सीट से वो जीत जाते हैं, तो देखो आप नोटिस करो कि हमारे देश में क्या चलता है, 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस वजह से अगर कोई पर्सन मान लो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को साइमल्टेनियसली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाएगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, और उसका कई बार ना जो बात हम करते हैं कि मान लो जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, ये वडोदरा से भी जीते थे और वाराणसी से भी, तो हुआ क्या, इन्होंने ये वाली सीट तो रख करी, पर वडोदरा में भी जीतते थे,
तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। तो काफी लोग ना ये बोलते हैं कि यार दोबारा इलेक्शन कराओगे, दोबारा यहाँ पे पैसे खर्च होंगे, ठीक है, एक तरह का क्या हो जाता है, अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। तो काफी लोग ना ये तर्क देते हैं कि दो इलेक्शंस मतलब दो कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदे को नहीं खड़ा होना चाहिए। पर अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है कि एक पर्सन दो कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही टाइम पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं यूपीएससी का जो 2020 में पूछा गया। यहां देखो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। देखो समझने की कोशिश करना, पहले ना एक एक वर्ड समझो पहले। हु इज एलिजिबल टू वोट, आप खुद बताओ कौन पर्सन होता है जो वोट के लिए एलिजिबल होता है? अब जानते हो हर सिटीजन जो 18 साल से ऊपर का होता है वो डेफिनेटली इसको एलिजिबल बन जाता है। तो यहां पर तो क्या है सर, 18 ईयर्स एंड अबव की एज है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं कि मिनिस्टर इन द स्टेट, अगर आपको स्टेट के अंदर मिनिस्टर बनना है या फिर आपको एमएलए बनना है, तो एमएलए की सर क्या एज होती है? एमएलए की देखो एज होती है कम से कम 25 साल का आपको होना जरूरी है। अब यहां पर जनरली हम बात करते क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई पर्सन एमएलए नहीं भी है वो तब भी स्टेट के अंदर मिनिस्टर बन सकता है, पर कंडीशन क्या होती है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर चुन के आना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए उसको 6 महीने के अंदर एमएलए बनना पड़ेगा, ये बात होती है। पर यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि कोई पर्सन जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है उसको मिनिस्टर इन स्टेट बनाया जा सकता है। द आंसर इज नो। देखो अगर कोई मान लो पर्सन 19 साल का या 18-19 साल के आसपास है, क्या तब भी उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्या? द आंसर इज नहीं, क्योंकि उसकी एज अभी 25 साल हुई नहीं है। तो 25 साल से ऊपर होना डेफिनेटली पर्सन को जरूरी है, भले ही वो एमएलए है नहीं है वो एक अलग बात है, पर मिनिस्टर मतलब बेसिकली एमएलए तभी बन पाएगा ना जब वो 25 साल से ऊपर का होगा। पर यहां पर हमने क्या किया, वोटिंग के साथ एज को लिंक किया, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ इतना कहता ना कि अगर एमएलए वो नहीं भी है तब भी मिनिस्टर बन सकता है, वो बात ठीक है, वो 6 महीने के अंदर चुन के आ सकता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। पर ये वाली एज वाली बात की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उसी तरह से स्टेटमेंट 2 क्या हमारे सामने बोल रहा है, आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत क्या है कि अगर एक पर्सन कन्विक्ट हो जाता है कोई क्रिमिनल ऑफेंस का और उसको मान लो इंप्रिजनमेंट होती है 5 साल की, तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। द आंसर इज नो। होता क्या है कि अगर मान लो कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया और अगर उसको 2 साल या फिर उससे ज्यादा की अगर सजा होती है ना, तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो रिलीज होने के 6 साल बाद तक वो कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, पर उन 6 साल खत्म होने के बाद वो डेफिनेटली इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो यहां पर क्या लिखा था, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड, तो ये स्टेटमेंट सर गलत हो जाएगी। परमानेंट डिस्क्वालीफाई नहीं है, रिलीज होने के 6 साल बाद तक वो नहीं हो सकता, उसके बाद वो कर सकता है। तो यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत थी, इसलिए आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एनवायरमेंट के साथ लिंक्ड है। यहां पर क्या पूछ रहा है कि पहली स्टेटमेंट कह रही है एशियाटिक लॉइन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हेम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। काफी डिफिकल्ट स्टेटमेंट लग रहे हैं, पर देखो यहां पर आपको नॉलेज ही आपको बचा सकती है। मैं आपको बताता हूं, एशियाटिक लॉइन ये सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखिएगा सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। सर कहां पर? जो यहाँ पर है ना गिर नेशनल पार्क या फिर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वहीं पर ही नेचुरली फाइंड किए जाते हैं जो एशियाटिक लॉइन होते हैं। तो सर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से बात कर रहे हैं डबल हेम्ड कैमल की, क्या सिर्फ इंडिया में ही होते हैं? तो देखो नहीं, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो मंगोलिया की बात कर लीजिए, ठीक है, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह बहुत और कंट्रीज में भी इनको पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। तीसरा, वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, ये जानते हो आपके इंडिया में तो सर डेफिनेटली पाए जाते हैं, पर इंडिया के अलावा भी हैं। द आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल वाले एरियाज में भी डेफिनेटली ये दिख जाते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 3 भी हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो हमारा सर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर अगर चीजें थोड़ी क्लैरिटी होंगी दिमाग के अंदर तो ये क्वेश्चन भी आप कर ले जाते। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट इलोरा। अब इलोरा की एक बार फुल फॉर्म समझना। इलोरा का फुल फॉर्म है enabling low resource languages। ठीक है, आई रिपीट, enabling low resource languages। अब देखो इंडिया के अंदर ना बहुत सारी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो काफी रेयर होती हैं। अब उन रेयर लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी है कि नहीं? तो उसके लिए क्या है, इन जो रेयर इंडियन लैंग्वेजेस है ना इनको ऑनलाइन लाने की बात है। ठीक है, एक तरह का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट लोरा, जिसके थ्रू क्या है, इंडियन लैंग्वेजेस को, जो रेयर इंडियन लैंग्वेजेस है उनको हम ऑनलाइन लेके आए जाएंगे, ताकि इन जो लैंग्वेजेस है इनको हम प्रिजर्व कर पाए।
कौन इसको कर रहा है रन? दैट इज रन बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक तरह से हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे ताकि उनको हम कहीं ना कहीं क्या लेके आ पाए, ऑनलाइन लेकर आ पाए और इनको हम प्रिजर्व कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया उसकी मदद ली जाएगी, जो लोकल कम्युनिटी है उनकी मदद ली जाएगी ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर पाए एंड उसके बेसिस के ऊपर एक तरह का डेटा सेट बना पाए एंड अकॉर्डिंगली उसको हम प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, इससे होगा क्या, जो हमारी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज हैं उनको एक तरह से आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कैसे अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती है, उनके लोकल कल्चर, उनकी लोकल लैंग्वेज को हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि आने वाली जनरेशन के अंदर उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट इलोरा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इन द बजट। देखो बजट की हमने डिस्कशंस करी भी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हो, बजट भी, इकोनॉमिक सर्वे भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ कंजर्वेशन इनिशिएटिव का क्या मीनिंग है? देखो बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच के अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज थी जहां पर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन किया गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं मिष्टी। अब देखने में तो सर मिष्टी काफी अजीब सा, अलग सा नेम लगता है, थोड़ा डिफरेंट सा नेम लगता है, पर देखो मिष्टी दरअसल में एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड है। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो हमें सर समझ आ गया ये मैनग्रोव से लिंक्ड है। अब देखो मैनग्रोव्स के ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप सभी जानते भी हो, अलग अलग जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो जाता है, या फिर बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, हम मैनग्रोव प्लांटेशन को एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन एंड साल्ट पैन लैंड्स। तो जैसे हमारी एमजी नरेगा स्कीम होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, या फिर जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड हो गया उसके थ्रू हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम इसको ऑपरेट करेंगे, एक तरह से इनको कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा। उसी तरह से इसी चीज के अंदर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, सारे आ जाते हैं मिष्टी के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है अमृत धरोहर के रिगार्डिंग। अब सर ये क्या चीज है? देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आने वाले जो 3 साल है ना उसके अंदर क्या करें, किस तरह से वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज हो, उसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी को हम एनहेंस करें, कार्बन स्टॉक हो गया, साथ ही साथ इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज भी मिले, और इससे क्या होगा, लोकल कम्युनिटीज को इनकम जनरेट भी हो पाएगी। तो पॉइंट वही है, अमृत धरोहर किससे लिंक्ड है? वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस को समझने की रिगार्डिंग, उनको प्रिजर्व करने की रिगार्डिंग और उनके सस्टेनेबल यूज के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या नोटिस हो सकता है, अमृत धरोहर। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमें अच्छे से डिस्कस करने थे। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे उनके मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, क्या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है 7.5% का? द आंसर इज यस। मैंने डिस्कस किया था ना कल कि यहाँ पे 2 साल के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है ई कोर्ट प्रोजेक्ट, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ फंड किया जाता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, ई कोर्ट प्रोजेक्ट एक तरह का पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जो किसके द्वारा मॉनिटर फंड किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कहां पर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। आया याद? तो ये उसके रिगार्डिंग था, तो इस वजह से फॉल्स हो गया। तीसरा लैब ग्रोन डायमंड्स, यहां पर क्या कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की गई थी? द आंसर इज नो, उल्टा लिख दिया है, तो ये भी फॉल्स हो गया। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही था? ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो ये ठीक है। पांचवा पैन कार्ड, क्या ये प्रूफ है इंडियन सिटीजनशिप का? सोचो, द आंसर इज नो। क्यों सर? देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो पैन कार्ड है ना ये फॉरेन नेशनल्स को भी इशू किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई इन्वेस्टर है और उसके पास वैलिड वीजा है तो उसको भी दिया जा सकता है। तो पैन कार्ड कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थे कल के 5 क्वेश्चंस के आंसर। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो हमने आज डिस्कस करे। अगर आपको इस पर्टिकुलर आज के टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।